हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ाए थे वो हमारा था मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस के कुछ जो है प्रॉपर्टी बताए थे कि मटेरियल साइंस के पूरा डिटेल्स आप लोग बताए थे। तो आज हमारा जो नेक्स्ट यूनिट चलेगा स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, चाल तथा वेग में चाल तथा वेग क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताएंगे। आइए चलते हैं कि हाँ इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, चाल किसे कहते हैं? पहले नाम स्पीड, स्पीड को ही चाल कहते हैं। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन कैसे बनाएं? किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर को चाल कहते हैं। किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यदि किसी वस्तु की चाल उसकी दिशा परिवर्तित नहीं करती है, जैसे मान लीजिए कि एक कार है हमारी 30 किलोमीटर प्रति घंटे 30 किलोमीटर प्रति हावर्स माना घंटा, ठीक है, प्रति घंटा यह है। तो इस स्थिति में इसकी दिशा में परिवर्तन नहीं किया गया है, तो क्या इसलिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा उस कार की चाल कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो आइए चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर इसका क्या, चाल का डेफिनेशन यानी कि एक फार्मूला है। चाल इक्वल टू वस्तु द्वारा दी गई दूरी अपॉन समय। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वेग यानी कि वेलोसिटी। नेक्स्ट जो हमारा है वेग कहते हैं यानी कि वेग किसे कहते हैं? वेग होता है किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी की दर को वेग कहते हैं। कोई निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर को ही वेग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्व की ओर जा रही है, यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व की तरफ जा रही है। ठीक है, तब क्या हो, तब उस पर जो वेग 70 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व की ओर होगा उस कार का वेग कहलाएगा। जो पूर्व की उसकी दूरी होगी वह हमारा क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यह v से प्रदर्शित करते हैं। वेग किससे प्रदर्शित करते हैं? वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा वेग इक्वल टू क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी अपॉन समय। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं जो हमारा v रहता है, लिखते रहे, नोट डाउन करते रहिए। v इक्वल टू s अपॉन t। d क्या है? वेलोसिटी है। s क्या है? s स्पीड है यानी कि चाल है, और t क्या है? टाइम है। ठीक है फ्रेंड, यह किस सिस्टम में प्रयोग होता है? MKS यह एक प्रणाली सिस्टम है जिसकी वजह से हमें मिनट प्रति सेकेंड और क्या बताता है? किलो हार्ट्ज, किमी हार्ट्ज, ये सब चीज़ किसमें? MKS पद्धति में प्रयोग होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं कि क्या, यानी कि यूनिट बोलते हैं। ठीक, जबकि यस इक्वल टू वस्तु द्वारा तय की गई दूरी मीटर में होता है, जिसे हम v इक्वल टू वेग मीटर प्रति सेकेंड में v को वेग मीटर प्रति सेकेंड में करते हैं, और यस को हम क्या करते हैं? जो हमारा यस फंक्शन रहता है उससे हम वस्तु द्वारा तय की गई दूरी मीटर में करते हैं, और v को हम
जो हमारा वेग द्वारा किसी मीटर प्रति सेकंड में किया गया, तो उसे हम 20 का टी क्या है, टी हमारा है जब हमारा समय सेकंड में होता है तब उसे हम टी से मेजर करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आइए विराम और गति के यानी कि रेस्ट ऑफ मोशन उसके बारे में बात करते हैं। और गति, अब हमारा जो विराम होता है इसमें विराम के चाल और वेग में विराम भी परित्र में प्रयोग किया जाता है। और ये क्या होता है उसके बारे में, विराम को, ठीक है। अब रेस्ट क्या होता है, यदि कोई वस्तु एक स्थान पर उसके चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा स्थिर रहती है तब उसकी स्थिति बदलती नहीं है और यह अवस्था से वस्तु की विराम अवस्था कहते हैं। ठीक है, यदि हमें कोई भी वस्तु एक स्थान से चारों ओर हमें किसी वस्तुओं की अपेक्षा स्थिर रहती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि उस वस्तु की स्थिति बदलती नहीं है, इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, विराम अवस्था कहते हैं। और गति किसे कहेंगे, यानी कि मोशन, गति। ठीक, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है, जैसा कि बताया विराम में ऐसा नहीं रहता। विराम अवस्था में क्या होता है, जो हमारा कोई भी वस्तु की एक स्थान से चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा स्थिर रहती है, बट इसमें क्या है, इसमें वस्तु की स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है, तो वस्तु की इस स्थिति में को गति कहते हैं। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जो हमेशा कंटिन्यू बदलती रहती है उस स्थिति को हम गति कहते हैं, यानी कि मोशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल बता दें, नदी हो गई, नदी में चलती हुई नाव और वायु में उड़ता हुआ वायुयान, आई से हमें ये पता चलता है ये हमारा समय के अनुसार बदलती रहती है। ठीक, तो उसे हम कहेंगे गति। ठीक है, अब गति में इसे पूछा जाता है दूरी, यानी कि डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस उसे कहते हैं जब किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, यानी कि मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, जबकि वह केवल परिणाम के अनुसार व्यक्त करता है। जब एक ही अदिश राशि में यह धनात्मक होता है तब इस वस्तु द्वारा तय किया गया कोई भी मार्ग निर्भय होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे मान लीजिए एक छात्र 2 किलोमीटर घर से विद्यालय गया तथा 2 किलोमीटर विद्यालय से घर आया, तो कुल कितनी दूरी हो गई। तब उसी अनुसार यह एग्जाम्पल बताया, जैसे मान लीजिए आपको बताए हैं एक छात्र 2 किलोमीटर, एक छात्र 2 किलोमीटर घर से विद्यालय की तरफ जाता है, यानी कि स्कूल की तरफ जाता है। तब वह स्कूल से 2 किलोमीटर विद्यालय की तरफ आता है, तो कुल दूरी बताना है, तो 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4 किलोमीटर। ठीक, तो इसमें क्या मेजर करता है, यह बताता है हमें कितनी डिस्टेंस, यानी कि कितनी दूरी है। ठीक, यानी कि विस्थापन क्या होता है, विस्थापन यदि किसी वस्तु की दिशा गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। कोई हुआ निश्चित एक दिशा है, उसकी गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच में जो भी बिंदु पाई जाती है वो हमारा क्या रहता है, विस्थापन कहते हैं। जबकि यह परिणाम एवं दिशा दोनों पर व्यक्त करता है, जबकि यह एक सदिश राशि है। यह हमारा जो विस्थापन है एक सदिश राशि है, जो कि यह धनात्मक तथा ऋणात्मक अवस्था में शून्य हो जाती है, यानी कि शून्य अवस्था में रहती है। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव जो होता है यह हमारा किसमें, शून्य अवस्था में रहता है। ठीक है, तब यह वस्तु द्वारा तय किया गया कोई मार्ग यह हमारा
जो है निरंतर नहीं रहता है। जो कि जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल देते हैं, एक छात्र है 2 किलोमीटर घर से अपने विद्यालय की तरफ जाता है और वह 2 किलोमीटर से घर आया तो कुल विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल है। अब हम देखते हैं जो हमारा अदिश राशि होता है, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अदिश राशि कुछ राशियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे कुछ राशियाँ होती है जिनका केवल परिणाम मैग्नीट्यूड होता है, तो उसकी दिशा कोई भी निश्चित नहीं होती है। तो उसे हम जैसे मान लीजिए अदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि वह राशि है जो हमें ऐसी राशि होती है जिसकी केवल परिणाम होता है, इसकी कोई दिशा नहीं, यानी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसे हम कहेंगे अदिश राशि। ठीक है, जैसे दूरी, समय, चाल, आयतन, दाब, कार्य, ऊर्जा, द्रव्यमान, ताप इत्यादि, ये हमारा क्या है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये हमारा किस फंक्शन, ये हमारा अदिश हम बता दीजिए कि अदिश राशियाँ वह राशियाँ हैं या ऐसी राशियाँ होती है जिनकी केवल परिणाम व दिशा निश्चित नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जैसे दूरी, समय, चाल, आयतन, दाब, कार्य, ऊर्जा, द्रव्यमान, ताप इत्यादि ऐसी राशियाँ अगर आती हैं तो हमारा क्या है, वो अदिश राशि कहलाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं सदिश राशि क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी वह होती है जो हमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी पता होता है। जैसे मान लीजिए विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल इत्यादि, यह हमारा क्या है, यह हमारा राशियाँ जो है सदिश राशियाँ होती है। अब जैसे दिशा में परिवर्तन होता है, तो हमारा क्या, ये साथ साथ क्या होता है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी साथ साथ दिशा परिवर्तन होता है, जिससे विस्थापन हुआ, संवेग हुआ, त्वरण हुआ, बल हुआ, ये क्या हमारा है, यह हमारा सदिश राशि में आती है। अब हम कुछ जो है अदिश व सदिश राशियों में अंतर बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं पहला जो है हमारा अदिश राशि। अदिश राशि में क्या ऐसा है जो अदिश और सदिश में दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, पहला जो है अदिश के बारे में हम आपको बताएंगे। अदिश वह राशि है, मतलब कि अदिश राशियों में केवल परिणाम होता है, और हमें सदिश राशि को क्या होता है, सदिश राशियों में दिशा एवं परिणाम दोनों होता है। ठीक है, इतना ध्यान देना है आप लोगों को, जो हमें अदिश राशि में केवल परिणाम पाया जाता है, यानी कि रिजल्ट ही परिवर्तित रूप में होता है, लेकिन सदिश राशि में परिणाम तथा दिशा दोनों होता है। ठीक, और इसमें देख लेते हैं जो कि हमें यह कुछ पता चलता है कि इसकी जो अदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है, जिसमें से अदिश राशि साधारण अक्षरों द्वारा, जैसे कार्य को करने द्वारा या व्यक्त किया जाता है, तो ऐसे स्थिति को हम अदिश राशि के फंक्शन में रखते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके आगे जो है एक फंक्शन आता है, चाल और वेग में त्वरण भी आता है। ठीक, त्वरण बोले कि त्वरण क्या होता है, त्वरण किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कोई भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। जबकि वेग को अगर हम वेग अगर हमारा बढ़ रहा है तो यह एक सदिश राशि में रखते हैं। तो अगर वेग हमारा बढ़ रहा है, बढ़ाया जाए, यह है कि हमारा किस फंक्शन में, सदिश राशि में प्रयुक्त होती है। इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, किस प्रदर्शित करते हैं, ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। यह हमारा वेग को बढ़ाता है, जिससे कि धनात्मक त्वरण, और यदि वेग घट रहा है तो उसे ऋणात्मक त्वरण प्रयुक्त होता है, जिसे हम यह आसान भाषा में कहते हैं मंदन, जिसे मंदन लेसन। ठीक है,
अब हम देखते हैं त्वरण की कुछ इकाई होती, कुछ यूनिट भी प्रयुक्त पाई जाती हैं, और गुरुत्वाकर्षण का नियम के द्वारा कुछ इसका मान भी प्रयुक्त पाया है। लेकिन हम पहले नंबर त्वरण की इकाई यूनिट क्या होती है, ठीक है। अगर हमारा फर्स्ट जो पहले हम बताए थे MKS, यह एक सिस्टम है जो कि इसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में भी करते हैं, और CGS सिस्टम को हम किस में करते हैं, CGS सिस्टम का इकाई जो होता है वह होता है CM, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और एक आता है इसमें FPS यानी FPS सिस्टम। तो FPS सिस्टम क्या होता है, FT प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब गुरुत्वाकर्षण त्वरण के द्वारा अगर हम किसी गुरुत्वीय त्वरण के माध्यम से किसी दूसरे फंक्शन यानी कि इसका अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर निकालना होगा तब कैसे निकालेंगे। पहले नंबर देख लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण, डालिए हरी गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण मोशन अंडर ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है पहले उसके बारे में आप लोग बता देते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जब हम प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी के अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है या अतः पृथ्वी को और कोई स्वतंत्र अवस्था या स्वतंत्र पूर्वक कोई गिरता हुआ वस्तु उत्पन्न त्वरण, यह हमारा क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण। यानी प्रत्येक वस्तु के अगर हम पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है अतः पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। इसे गुरुत्वीय त्वरण को हम G से प्रदर्शित करते हैं, किससे, स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं गुरुत्वीय त्वरण को, ठीक है फ्रेंड। अब गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसे निकालेंगे, जैसे हमने बताया MKS सिस्टम, और हमारा एक रहता है जिससे CGS MKS CGS सिस्टम, और एक होता है FPS, ठीक, तीन सिस्टम पाया जाए। अब इसका जो है मान कितना कितना रहता है, MKS पर जो होता है MKS सिस्टम होता है वह हमारा MKS सिस्टम का मान कितना होता है, मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, ठीक। यह हमारा किसमें है, MKS सिस्टम में है। अब हमारा सेकेंड जो आता है CGS अगर सिस्टम का मान कितना होता है, CGS सिस्टम का मान 981 प्रति सेकेंड का स्क्वायर, 981 प्रति सेकेंड का स्क्वायर, प्रति सेमी के स्क्वायर, सेमी के स्क्वायर, ठीक। और हमारा नेक्स्ट FPS सिस्टम होता है, उसमें हम उसका मान कैसे पता करेंगे, जब हमारा FPS जो सिस्टम होता है इसका मान होता है 32 फीट प्रति सेकेंड, 32 फीट प्रति सेकेंड का स्क्वायर, ठीक। यह हमारा किसमें है, यह हमारा FPS सिस्टम यानी पाई, ठीक। अब नेक्स्ट जो यह वस्तु को या जो हमारा सिस्टम यानी कि यह जो हमारी यूनिटी यानी कि त्वरण की सिस्टम है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, वह हमें यह बताता है कि वस्तु को अगर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह हमें इसका मान निकालने के लिए तब कैसे करेंगे, तब हमारा G जो होता है ग्रेविटी होती है उसके आधार पर हम किसी वस्तु का मान निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब उसके आगे कुछ टॉपिक है, उसके आगे जैसे इसकी गति का समीकरण अगर मोशन करते हैं तब क्या हो जाता है, तब हमें
यह पता चलता है कि कोई गति का समीकरण अगर करते हैं तब वेग व समय के संबंध में अगर करें तो कैसा होगा। आइए देखते हैं गति के समीकरण में देखते हैं गति के समीकरण इक्विवेलेंट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, गति के समीकरण देखते हैं। किसी गति के समीकरण की वेग व समय के संबंध में निकालते हैं एक फिगर के अनुसार। ठीक है, अगर हम इसी गति देखते रहिए, फिगर को नोट कर लीजिए। ठीक, अगर हम गति को बढ़ाते जाएं इस तरीके से, यह हमारा किस फंक्शन में दिखा रहा है, यह हमें गति के समीकरण के फंक्शन में दिखा रहा है। ठीक है, तो आइए जो हमारा यह होता है यह टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलता है, यहाँ समय के अनुसार चलता है, और इस तरफ जो है हमारा वह फुल वेलोसिटी होती है। फुल वेलोसिटी होती है। ठीक, यह हमारा गति के समीकरण से इस फिगर के अनुसार पता चलता है। ठीक है फ्रेंड, यह हमारा क्या प्रदर्शित करता है, इसे हमें वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण के फंक्शन में ए से प्रदर्शित करते हैं। अब जो कि इस फिगर के अनुसार हम अपने गति का अनुमान लगाया जा सकता है। अतः जो हमारा ए होता है, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यह क्या है, यह इस फिगर के अनुसार एक फार्मूला बन जा रहा है। ठीक है, जो कि हमारा v माइनस u होता है, v माइनस u इक्वल टू AT होता है। ठीक, अब मैं गति के समीकरण इक्विवेलेंट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें कुछ जो है न्यूटन की गति के कुछ समीकरण ही पाए जाते हैं जो कि हमें पता चलता है। जैसे हमने कहा फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं v माइनस यू इक्वल टू AT। वैसे हम जब वस्तु का धरातल पर चल रही कोई भी वस्तु, उस पर कैसे निकालेंगे, तो उस पर निकालने के लिए यस इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अगर हमें कहा जाए जब वस्तु को नीचे की तरफ फेंका जाए तो कैसे करेंगे, a इक्वल टू माइनस जी, एक होता है a इक्वल टू माइनस जी के अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ अगर किसी वस्तु को फेंकते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा v माइनस यू इक्वल टू माइनस GET माइनस GT माइनस क्या हो जाएगा, माइनस GT। ठीक है फ्रेंड, अगर हमें नीचे से ऊपर तक फेंकते हैं तो यह समीकरण लेंगे, ये न्यूटन की गति के अनुसार लेंगे। ठीक है, जो हमारा v माइनस यू इक्वल टू माइनस GT हो जाएगा। ठीक, अगर कहा जाए जब वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाए तो क्या होगा, अगर नीचे की तरफ फेंका जाएगा तो हमारा क्या पॉजिटिव हो जाएगा ना। अगर जो है नीचे से ऊपर तरफ अगर फेंकते हैं तो हमारा माइनस हो जाएगा, अगर जो है ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाए तो हमारा प्लस जी हो जाएगा। तो प्लस जी हो जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, v माइनस यू इक्वल टू GT, तो माइनस हटा देंगे GT लिख देंगे। ठीक, यह हमारा किस पर बताता है, यह हमारा ऊपर से नीचे की तरफ बता रहा है। ठीक है, अगर हम इसे प्लस हटा दें माइनस कर देते हैं, प्लस हटाकर माइनस कर देते हैं और यहाँ माइनस कर देते, तो हमारा क्या नीचे से ऊपर तक कोई भी वस्तु फेंकते हैं आता है, और नीचे से ऊपर तक फेंकते हैं कोई वस्तु जाता है, तब इस नियम पर लागू होता है। ठीक, अब आइए उसके आगे पढ़ते हैं संवेग। संवेग क्या कहते हैं, मोमेंटम। ठीक है, अब मोमेंटम क्या होता है,
ठीक। मोमेंटम वह होता है जब किसी गति या वस्तु को रोकने के लिए लगाया गया बल क्या होता है, F वस्तु द्वारा तय किया गया m और उसके वेग की v पर निर्भर करता है, तब वह क्या कहता है, संवेग कहता है। जैसे कोई भी वस्तु किसी गतिमान वस्तु को रोकने के लिए लगाया गया बल हमारा F रहता है और वस्तु द्वारा द्रव्यमान क्या होता है, m रहता है और v क्या है हमारा, v पर निर्भर करता है, यानी कि वेग जो है v पर निर्भर करता है। तब हमारा अर्थात किसी भी तब वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान m तथा वेग v के गुणनफल के बराबर होता है, यानी m तथा v के गुणनफल के क्या बराबर होता है। तब हमारा वहाँ इसे हम फी एरो से प्रदर्शित करें, इसे हम फी एरो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड, यह हमारा एक सदिश राशि है, यह हमारा जो संवेग है यह हमारा एक सदिश राशि है। इसे हम संवेग इक्वल टू बताइए संवेग जो है हमारा क्या है, जैसे कि वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकने पर किसी भी उसके अधिकतम ऊंचाई व उसके लिए उसके द्वारा लिया गया समय से टकराने से अंतिम वेग की गणना कैसे करेंगे। गणना करने में अगर हम वेग जो है u हो और नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसकी जो वेग होता अधिकतम वेग होगा वो v होता, जो हमारा v है वो हमारा 0 होगा। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन से जो होता है हम लिए फर्स्ट इक्वेशन से लेंगे तब क्या होगा, तब जो ऊंचाई होगा हमारा h इक्वल टू ऊंचाई अगर देखेंगे u का स्क्वायर अपान 2g। यह हमारा किस फंक्शन में है, यह हमें बताता है यदि हमें वेग में दिया है, यानी कि यह हमें किसने वेग में दिया गया है तो निकालें। अगर हमें समय में निकालना हो तब क्या करें, तब h इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, यह हमें क्या समय बताता है, यह हमें कितना टाइम बता रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो है सेकंड में क्या होता है, नीचे से ऊपर जाने में लगा समय t इक्वल टू u/d t इक्वल टू u/g। यह हमें क्या बताता है, नीचे से ऊपर में जाने में लगा समय। यदि वस्तु विरामावस्था में हो तब क्या होता है, अगर वस्तु विरामावस्था में तब u इक्वल टू 0 यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, या गिरना प्रारंभ कर देता है जिससे कि नीचे पृथ्वी पर टकराव का अंतिम वेग v हो जाता है। v इक्वल टू 80 यदि समय दिया है या v इक्वल टू √2g यदि ऊंचाई दी है, तब न्यूटन की गति के नियमानुसार जो फर्स्ट है, पहले नंबर जान लेते हैं न्यूटन के गति का नियम, यानी कि फर्स्ट नियम क्या होता है। न्यूटन के फर्स्ट नियम क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है, यानी फर्स्ट नियम प्रथम नियम। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम वह होता है, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु को विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि गतिमान है तो गतिमान ही अवस्था में रहेगी जब तक हम कि उस पर कोई वाह बल न लगाएं। वाह बल अगर नहीं लगाते हैं तो यह किस नियम पर आधारित होता है, यह इसे जड़त्व का नियम पर भी प्रयुक्त करते हैं। तब कैसे कर सकते हैं, इस नियम के अनुसार यदि हमें कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि गतिमान है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें हम कोई वाह बल न लगाएं। तो ऐसे इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रथम नियम के अनुसार ये किसी भी समतल रेल मार्ग पर ठहरी हुई रेलगाड़ी तब तक गतिमान नहीं होती है जब तक कि
उसे एक इंजन द्वारा खींचा नहीं जाता। जब तक अगर किसी इंजन द्वारा हम उस पर वह बल ना लगाएं तब तक वह जब तक हम स्थिर उसमें कोई वह बल नहीं लगाएंगे तब तक हमारा चलेगा नहीं। जब हम वह बल उसमें लगाएंगे, कोई बल लगाएंगे, तब उसमें हमारा कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है। अब बी में एक दूसरा उदाहरण आपको बताते हैं। जब कोई मेज पर रखी घड़ी विराम अवस्था में रहती है, जब तक कि उसे उठाया या ढकेला नहीं जाता है तब तक वह विरामी अवस्था में रहेगी। और कोई एग्जाम्पल ऐसा रहता है जैसे मान लीजिए बस में बैठे हुए व्यक्ति जो होता है, बस के अचानक चलने पर वह पीछे की ओर गिर पड़ता है, तब क्या होता है, यह किस में आता है, इस नियम से प्रदर्शित किया जाता है। और सेकंड नियम से क्या होता है, सेकंड नियम क्या होता है, जो हमारा न्यूटन के सेकंड नियम क्या होता है, न्यूटन के सेकंड नियम यह होता है जो इस नियम के अनुसार, यानी कि न्यूटन के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया वह बल F उस पर वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु की गति की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसे हम F इनपुशनल m इंटू a कहते हैं। F इनपुशनल m इंटू a कहते हैं। ठीक, जिसे जहां हम के हमारा क्या है, इसमें के हमारा नियतांक है, नियतांक होता है, के हमारा क्या नियतांक होता है। ठीक, तृतीय नियम देख लेते हैं। तृतीय नियम यह प्रदर्शित करता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब कोई वस्तु की दूरी किसी वस्तु की दूरी वस्तु पर बल लगाती है या लगाता है, कोई दूरी वस्तु की बराबर व विपरीत बल पहले वस्तु पर लगती है, इसे ही प्रक्रिया को प्रतिक्रिया कहते हैं। पहला जो इसमें एक उदाहरण आपको बता देते हैं। जब कोई नाविक या कोई नाविक जो है हमारा, कोई जहाज है, उस पर किनारे से दूर जल की ओर जाना चाहता है, तो वह ठंडे के द्वारा, यानी कि ठंड के द्वारा, या मान लीजिए कि कोई भी एक किनारा रहता है, उस पर कोई भी दिशा में अगर हम चेंजेस नहीं करते हैं, उस किनारे पर दबाव डालता है। इस प्रकार किनारा जो है विपरीत दिशा में तुल्य बल में नाव को ढकेलता है ना, तो उसी तरीके हम यह तृतीय नियम पर आधारित करते हैं। जबकि मान लेते हैं जब किसी वस्तु से गोली दाबी जाती है, तो गोली बंदूक पर विपरीत दिशा में बराबर मात्रा में बल लगती है। ठीक है, उसे हम किस नियम के आधार पर दिया जाता है, वह तृतीय के नियम के आधार पर प्रयुक्त किया जाता है। ओके फ्रेंड, तो आज यही हम सेशन समाप्त करते हैं। कल जो है हम आपको नेक्स्ट बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको कल बताएंगे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।